दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। एक बार सदन में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि वाजपेयी जी अभी भी मेरे गुरु हैं। आप भी देखिए इस वीडियो में। कल से जो बहस चल रही है, कृपया उस बहस का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। जो भाषण उन्होंने दिया, उनसे असहमत होते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगा, उनके भाषण में देश के भविष्य के बारे में चिंता थी। उन्होंने हमारी चुनौतियों को समझने का प्रयास किया था। उन्होंने देश को एक दिशा में ले जाने के लिए हमें संकेत दिया था। ये बात दूसरी है कि उसके बारे में विभिन्न विचार हों और मेरे विचार उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन गुरु आज भी हैं। लेकिन उसके बाद जो बहस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके निवेदन का कोई असर इस सदन पर नहीं पड़ा। दोनों तरफ से सर मत हिलाइए, आप भी उसी में हैं। केवल एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे पर कटाक्ष, पुराने गीत दोहराने की बातें, पुरानी कुरीतियों का, पुराने कुकृत्यों का बखान इस सदन में हुआ है। भविष्य की चिंता कम दिखाई पड़ती है। मैं नहीं जानता कोई भी राष्ट्र जो केवल अतीत पर रोता रहेगा वो नया भविष्य कैसे बना सकेगा। मैं इस सदन के सामने बड़े विनम्र शब्दों में अध्यक्ष सभापति महोदय कहना चाहता हूं, आज सारा देश और सारी दुनिया इस सदन की ओर देख रही है और ये समझती है कि भारत इस कठिन समय में, एक संकट की घड़ी में कुछ निर्णायक कदम उठाएगा। मैं मानता हूं कि सदन में हमको किसी पार्टी के लिए बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये बात कोई दुनिया में निराली नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में परिस्थिति पैदा हुई है, लेकिन उन लोगों ने देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने विरोधों को भुला करके, मिल करके सहयोग के रास्ते पर काम करने का प्रयास किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण का प्रारंभ यहीं से किया, लेकिन सभापति जी, बड़े विनम्र शब्दों से मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपने अपनी सरकार का प्रारंभ उसी तरीके से किया होता तो शायद इतनी कटुता इस सदन में आज नहीं होती। जो कुछ हुआ पिछले 20 दिनों में, उससे देश के मानस में और कम से कम इस सदन के सदस्यों के मानस में कटुता ही बढ़ी, आपस में टकराव की भावना ही बढ़ी। क्या अब भी हम सोचेंगे कि इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है? ये बात सही है। जज्बातों को उभार करके वोट पाए जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। जज्बातों का उभारने का जो पुराना काम हुआ, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। वो घाव अब भी हरे हैं। उन हरे घावों पर नमक डालने से देश में कोई अच्छी बात नहीं बनेगी। मैं तो हमारे वाणिज्य मंत्री जो हमारे मित्र हैं, उनकी सलाह पर ही चलना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अभी सरकार के सामने कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिला। सरकार अभी 7, 8, 10 दिन पहले बनी है। उस पर अगर चर्चा होती तो हम समझते कोई सार्थक चर्चा हो रही है। सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान उन बातों की ओर से खींचना चाहूँगा जो सरकार बनने के बाद हुई है। मैं उसमें अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा नहीं करूंगा। कैसे सरकार बनी, कौन लोग सरकार में आए, किस तरह से एकता हुई, उस एकता के लिए कोई प्रसन्न एजेंडा है या नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे विचार मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहे हैं। हमारे इन मित्रों में से बहुतों को आशा रही होगी, हमें तो कोई आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अचानक ही बदल जाएगी। चाहे जो कुछ भी आप कहें, आप बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जितना भी विरोध हो, वो संगठित, निष्ठावान, संकल्प वाले नवयुवकों का एक संगठन है। मैं जब ये बात आज नहीं कह रहा हूँ, आज से बरसों पहले हमारे बहुत मित्रों ने इसके लिए आलोचना की। जब उन्होंने कहा स्वदेशी का आंदोलन चलाएंगे,
तो हमने कहा मैं उनका साथ दूंगा। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी आज जो स्वदेशी की परिभाषा कर रहे थे, मैं सोच रहा था कितना बदल जाता है इंसान सरकार में आने के पहले और सरकार में आने के बाद। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बदलेगा तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी बदलेगी नहीं और बदलनी भी नहीं चाहिए, आपसे आशा भी नहीं है। लेकिन जब सरकार चला रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमको सहमति का रास्ता अपनाना ढूंढना चाहिए, मिल करके काम करना चाहिए, तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। समझौते क्या हुए, किसके कितने मंत्री होंगे, ये बातें अलग की हैं। मंत्री आते हैं चले जाते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, ये देश रहेगा। लेकिन कुछ बुनियादी सवालों पर मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर चाहूँगा कि इस देश के बारे में आप हमें बताएं कि किस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्या सहमति का रास्ता उस तरीके से बनेगा जो तरीका आपने अपनाया है आज तक पिछले 20 दिनों में? क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपके बहुमत पा जाने से आपके पीछे लग जाएंगी? क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपका विरोध करना छोड़ देंगी? मैंने पिछली बार एक बात कही थी, उससे आपके लोग बहुत नाराज हुए थे। तब मैंने कहा था आपको बहुमत नहीं मिलेगा, आप त्याग पत्र दे दीजिए। आज वो बात मैं नहीं कहता क्योंकि मैं नहीं जानता आपको बहुमत मिलेगा या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप विदेश मंत्री रहे हैं, आपके निकट संपर्क में रह करके मुझे काम करने को मौका मिला है। मैं ऐसे आपसे जानना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जो संजोग से विदेश मंत्री हैं, क्या आप चीन के बारे में अपनी नीतियां बदलने वाले हैं? क्या तिब्बत के ऊपर भारत का दृष्टिकोण बदला है? और यदि नहीं बदला है तो आपकी कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का एक सदस्य अगर इन सवालों पर जवाब एक बयान देता है तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या देश को चलाने का रास्ता है? क्या देश इस रास्ते पर चलेगा? क्या कोई संसदीय जनतंत्र चलाने में कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है या नहीं है? सभापति जी, मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं बुनियादी सवालों को 2-4 का कुछ मिनटों में कह करके समाप्त करना चाहूंगा। मैं जानता हूं एक सिद्धांत है, सेना का उपयोग नहीं होना चाहिए आंतरिक मामलों में, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या मंत्रिमंडल के सदस्य को स्वतंत्रता है कि किसी की हालत में वो कहे कि किसी भी स्थिति में सेना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी? अगर सेना में ही विद्रोह हो जाए, और मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, 1984 में जब हुआ था एक समय, आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बयान दिया है, अखबारों में मैंने पढ़ा है, मैं नहीं जानता। तो उस समय कौन जाएगा? कोई वॉलंटियर कोर जाएगा वहां पर? अगर पुलिस की कोई टुकड़ी विद्रोह कर दे, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, ऐसे सवालों पर मंत्रिमंडल के सदस्य अगर बयान देते हैं तो क्या हमारे लिए ये मन में शंका नहीं पैदा करती? क्या हमारे मन में नहीं लगता कि ये सरकार किसी भी हालत में देश को चलाने के लिए न गंभीर कदम उठा सकती है, न इसमें कोई मानसिकता है, सिवाय इसके कि ये सरकार किसी तरह से कुर्सियों पर बैठा रहना चाहती है? अगर भविष्य के बारे में चिंता होती तो इन बुनियादी सवालों पर जरूर आपका संकेत जाना चाहिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में। मैं नहीं जानता कोई दोषी है या नहीं भ्रष्टाचार का। मैं आप उन लोगों में से हूं जिसने बार बार इस सदन में और सदन के बाहर बात कही है कि जब तक कोई भ्रष्ट न्यायालय से साबित न हो जाए, उसको भ्रष्ट कह करके उसकी मर्यादा को मत गिराओ। एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, मुझे इस बात को कहने में आज भी गौरव है। आडवाणी जी पर जब लगा था आरोप, मैंने कहा अखबारों के जरिए कि मैं नहीं विश्वास करता कि आडवाणी जी इस तरह का कोई काम करेंगे। उसके लिए मेरी आलोचना हुई। लालू प्रसाद यादव के लिए मैंने कहा, मैंने माधवराव सिंधिया के लिए कहा, मैंने सुखराम के लिए कहा। उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई और अध्यक्ष सभापति जी, हमारे इन तरफ के बैठे हुए मित्रों ने हमारी बड़ी कटु आलोचना की, व्यंग के शब्द कहे। हम नहीं जानते कब किससे जनतंत्र में मदद लेनी पड़ जाए। किसी के चरित्र को गिरा देना आसान है, किसी के व्यक्तित्व को तोड़ देना आसान है। आडवाणी के व्यक्तित्व को तोड़ सकते हो, लालू को मिटा सकते हो, मुलायम सिंह को गिरा सकते हो, एक कल्पनाथ राय को हटा सकते हो जनता की नजर से,
लेकिन हम में और आप में सामर्थ्य नहीं है कि हम एक दूसरा आडवाणी या दूसरा लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह या कल्पनाथ बना दें। इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। आज किस तरह से हम मुंह छिपा रहे हैं एक दूसरे से, उन नामों को लेकर के बार बार चर्चा होती है, तो मुझे लगता है क्या वही अतीत के कटु स्मृतियां जगाते हुए हम भारत के नए भविष्य को बनाना चाहते हैं? इस बात पर फिर से गौर कीजिए। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए क्योंकि आपकी एक एजेंडा का एक अंग है, लेकिन भ्रष्टाचार केवल पैसे का लेन देन नहीं है। भ्रष्टाचार के साथ एक शब्द है हिंदी में जिसको सत्यनिष्ठा कहा जाता है, जिसको मैं अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहा जाता है। अगर सत्यनिष्ठा नहीं है, सरकार नहीं चलाई जा सकती। और सत्यनिष्ठा का पहला प्रमाण है कि जो जिस पद पर है उस पद की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आत्मनियंत्रण रखे और कम से कम अपनी वाणी के ऊपर संयम रखे।